का टॉपिक हमारा ब्रिटिश काल में न्याय प्रशासन में सुधार ओब्लिक विकास। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी या बहुत सी विदेशी कंपनी, जैसे डच कंपनी की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, हमारा फ्रांसीसी कंपनी होगी, स्पेनिश कंपनी होगी। शुरू में इनका जो उद्देश्य था वो व्यापार करने का था। अब यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने की सुनाई थी। जब देखा कि व्यापार करते करते जो है इन्होंने हमारे प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और हस्तक्षेप करते हुए जो है ये एक वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी स्थिति में आ गई जो हमारे यहाँ का शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर पूरा प्रभुत्व हो गया। अब इन्होंने न्याय प्रशासन हो गया या प्रशासन में जो है वहीं पर सुधार करने का प्रयास किया जहां पर इनको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा था। अब देखिए, हम बात करते हैं मतलब जो है अंग्रेजों ने भारत में न्यायिक परंपरा या फिर मुगल न्यायिक परंपरा में अंग्रेजी सिद्धांतों को समाहित या गूंथने की कोशिश की या पूरा प्रयास किया। इस कार्य में इनको गवर्नर वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग के अलावा लॉर्ड मकाले और मैकेंजी जैसे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे कि मतलब जो है ये अंग्रेजी सिद्धांतों को जो हमारे यहाँ प्रचलित न्याय व्यवस्था में उनको समाहित कर सके। अब देखिए, हमारा जो है ब्रिटिश न्याय भारतीय और अंग्रेजी परंपरा पद्धति या संस्थाओं का मिश्रण को अभिव्यक्त करता है या बताता है। अब देखिए जो है हमारे यहाँ पर जो है न्याय व्यवस्था में सुधार की जो शुरुआत है वो वारेन हेस्टिंग के काल से ही मानी जा सकती है या मानी जाती है। वारेन हेस्टिंग को ही न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले जो हमारे यहाँ प्रचलित द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके यहाँ पर प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी अदालत और दूसरा फौजदारी अदालत की स्थापना की। दीवानी अदालत के अंतर्गत जमीन जायदाद या राजस्व संबंधी विवाद आते थे, वहीं पर फौजदारी अदालत के अंतर्गत मारपीट के विवाद आते थे। ये मतलब जो है इसलिए किया प्रत्येक जिले में जिससे लोगों को आसानी से न्याय मिल सके। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत के गठन के साथ ही पटना और मुर्शिदाबाद की राजस्व काउंसिल को समाप्त कर दिया, लेकिन इसकी समाप्ति के बावजूद भी दीवानी न्याय व्यवस्था पर लगान व्यवस्था विभाग का प्रभाव पहले जैसा ही बना रहा और यह प्रभाव बढ़ता गया। यहां तक कि देखिए 1774 में बाद में इसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई। फौजदारी अदालतों के साथ यहां पर थाने और जेलों की भी बनाई गई जिनको जेल कैदी में उनको सुविधा मिल सके, लेकिन इस समय की न्यायिक प्रणाली में पर्याप्त दोष थे या कह सकते दोष मुक्त नहीं थे। वारेन हेस्टिंग ने इन दोषों को या दोष मुक्त बनाने का बहुत प्रयास किया, पर इसमें ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि विशेषतः जिला स्तर पर न्याय प्रणाली पर अभी भी यूरोपीय कलेक्टरों का काफी नियंत्रण बना हुआ था। क्यों? यूरोपीय कलेक्टर ही प्रशासन और न्याय दोनों के ही प्रशासन को देखते थे। कलेक्टर जो है न्यायालय का सदस्य नहीं होता था। यह सदस्य नहीं होने के बावजूद भी इसको न्यायिक और प्रशासक दोनों अधिकार मिले हुए थे। वहीं पर हम आगे वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की इसलिए स्थापना की गई जिससे मान लीजिए है सभी वर्ग को न्याय
मिल सके। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एल्जा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। हेस्टिंग ने एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी किया, इसने हिंदू एवं मुस्लिम विधि संहिताओं का अंग्रेजी में अनुवाद कराया और इसने ही एक हिंदू कोड को संकलित करने का प्रयास किया। मतलब देखिए, न्याय व्यवस्था में वारेन हेस्टिंग ने काफी कार्य किया, जिससे लोगों को शासन और प्रशासन की में सुविधा मिल सके, क्यों, जिसको आसानी से न्याय मिल सके। अब वहीं पर देखिए, हमारे अगले जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी काफी प्रयास किया, काफी सुधार किए। इसने जो है सदर निजामत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया और जिलों में दीवानी अदालत की स्थापना की। इसके साथ ही एक रेवेन्यू बोर्ड को भंग करके जिले में रेवेन्यू अदालत बनाई गई। और जैसे मैंने पहले कहा था कि रेवेन्यू विभाग पर ने भी है, लगान विभाग का काफी प्रभुत्व था। अदालत की यहां कोई नहीं चल रहा, क्यों, यूरोपीय कलेक्टर के हाथ में सारी पावर थी। पर यहां पर कॉर्नवालिस ने भी प्रयास किया जिससे कलेक्टर के थोड़े अधिकार को कम किया जा सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त करके इनके स्थान पर मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका और पटना में एक भ्रमणकारी न्यायालय की स्थापना की, जिससे क्षेत्रीय वास होने की वजह से न्याय मिल सके। उधर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर 1793 में उन्हें एक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब समय जिसे हम कॉर्नवालिस संहिता भी कहते हैं। कॉर्नवालिस संहिता में सभी कानूनों का संग्रह है या सभी कानूनों को इसमें विलय किया गया है। यह संहिता मुख्यतः शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। मतलब जो है राजस्व प्रशासन और न्यायिक प्रशासन को अलग करने पर निर्धारित की गई। अब इसमें प्रयास किया गया कि न्यायिक प्रशासन अलग देखेंगे और मुख्य प्रशासक दूसरा अधिकार देखेंगे। कॉर्नवालिस की संहिता के द्वारा ही राजस्व न्यायालय को अलग कर दिया गया। वहीं पर देखिए, कॉर्नवालिस ने ही यूरोप के मामलों में भी अदालत के अंतर्गत ले आए। मतलब समझिए, यूरोपीय मामले भी अब अदालत के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी। इसी के बाद देखिए, हमारे जो है नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं वो आते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जनता और शासन की सुविधा के लिए आगरे में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इसी के साथ इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत भी स्थापित की। इसी के साथ कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित 4 प्रांतीय, अपीलीय और भ्रमणकारी न्यायालयों को समाप्त करके विलियम बेंटिक ने दीवानी न्यायालय का कार्य सदर अदालत और फौजदारी न्यायालय का कार्य कमिश्नर को दे दिया। अब जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी सदर अदालत दीवानी मामले को, इसमें निर्णय सदर अदालत देखेगी और फौजदारी न्यायालयों का जो कार्य है वो कमिश्नर को देखेगा। यह अब न्यायालयों को में फारसी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग करने की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मतलब जो है आज्ञा दी और बंगाल में एक जूरी प्रथा के प्रचलन का किया गया। यानी बंगाल में जूरी प्रथा के प्रचलन की शुरुआत की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में कानून का शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय में ही कानून का शासन स्थापित हुआ। वहीं पर देखिए, भारतीय विधि को संहिताबद्ध करने के लिए 1833 में लॉर्ड मकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन हुआ। इसका जो परिणाम स्वरूप दीवानी नियम संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी नियम संहिता 1861 का निर्माण
किया गया। वहीं पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नई दंड संहिता का निर्माण उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। उसने विधि के प्रश्न यानी कि मतलब 1853 के चार्टर एक्ट के समय पुनः उठा, जिसके कारण दूसरा विधि आयोग का गठन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1859 से 1861 के बीच दंड विधि, सिविल कार्यवाही और दंड प्रक्रिया पारित की गई। इन सुधारों ने संपूर्ण भारत के लिए एक विधि प्रणाली प्रदान की। 1861 में ही भारतीय उच्च न्यायालय के द्वारा पुराने सुप्रीम कोर्ट तथा सदर अदालतों को समाप्त करके कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी स्थापना की। देखिए है, इस न्याय प्रणाली का अंतिम महत्वपूर्ण सुधार 1955 में किया गया, जब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसी के साथ भारतीय न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से पाश्चात्य न्याय प्रणाली के स्तर पर पहुंच गई। इसमें इतना ही कुछ है।